नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस पे। देखो हम लोग जो विजन का मैगजीन है वो कवर कर रहे थे। कौन से मंथ का? जून मंथ का, जो आपका लेटेस्ट है जून 2021 का, वो कवर कर रहे थे। इसमें अभी तक हमने देखो पॉलिटी का सेक्शन देख लिया था, पॉलिटी के जो टॉपिक थे वो कवर कर लिए थे। आज हम देखो इसमें IR के टॉपिक देखेंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, जिसमें पहला टॉपिक क्या है आपका? परमाणु निशस्त्रीकरण। दूसरा है भारत का असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग। ये दो टॉपिक देखेंगे। थर्ड टॉपिक के लिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, अगर वीडियो लेंदी नहीं हुआ तो थर्ड टॉपिक भी आज हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। एंड जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाए। देखते हैं अपना पहला टॉपिक IR का क्या है हमारा? परमाणु निशस्त्रीकरण, जिसे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट भी कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI 2021 का एक रिपोर्ट आया है इसके संदर्भ में। और SIPRI 2021 का रिपोर्ट कहता है कि जितने भी आपके परमाणु हथियार है विश्व में, उनकी संख्या में वृद्धि देखी गई है। अब कैसे वृद्धि देखी गई है उसी बात को यहाँ पर देखो बताया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि वर्ष 2020 के आरंभ में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या 150 थी, और वर्ष 2021 के आरंभ में जो बढ़कर 156 हो गई। यानी कि इंडिया ने भी अपने परमाणु हथियार बढ़ाए हैं। पाकिस्तान और चीन के परमाणु हथियारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। और देखो एक इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है कि रूस और अमेरिका के पास कुल वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक विद्यमान है। यानी कि जितने विश्व में परमाणु हथियार है उसका लगभग 90% से अधिक परमाणु हथियार किसके पास है? इन दो देशों के पास, अमेरिका और रूस के पास ही अकेले है, ठीक है। तो इस तरह की बात आपका ये SIPRI 2021 की रिपोर्ट में बताया जा रहा है। अब देखो ये जो आपका डेटा है परमाणु हथियारों को लेके, इसके संदर्भ में देखो काफ़ी लेटेस्ट है, 2021 का डेटा है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसको आप एसए में, अपने GS के आंसर में कहीं भी इसको जो कि कोट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमाणु निशस्त्रीकरण क्या है, यानी कि आपका जो परमाणु डिसआर्मामेंट है वो क्या है, वो इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि परमाणु निशस्त्रीकरण परमाणु हथियारों में कमी या समाप्ति को संदर्भित करता है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए प्रथम प्रस्ताव में परमाणु हथियारों को समाप्त करने की मांग की थी। यानी इसकी शुरुआत कब होती है? 1946 में UN महासभा द्वारा इसको जो कि खत्म करने की मांग प्रस्तावित हुई थी सबसे पहले। ये हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे कुछ परमाणु निशस्त्रीकरण की प्राप्ति हेतु उठाए गए कुछ कदम है, कुछ संधियाँ है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला संधि कौन सा था? देखो इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का जानेंगे, ताकि आपका जब भी मेंस में आंसर अगर आपको लिखना है तो बस इन आप संधि जो ये ट्रीटी वगैरह या प्रयास है उनके बस नाम ही लिखना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। तो पहला प्रयास क्या था हमारा? पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। यानी कि पहला ट्रीटी कब आया था? 1963 में आया था। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि यह वायुमंडल में, वायु अंतरिक्ष में, जल में या किसी देश के भीतर किसी भी क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण जो उस देश के बाहर रेडियोएक्टिव अपशिष्ट का कारण हो उसको प्रतिबंधित करता है। यानी कि किसी भी तरह का आपका परमाणु हथियार के परीक्षण को प्रतिबंधित करता है। सबसे पहले आपका आया था पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में। फिर उसके बाद आपका आया था NPT। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका NPT, परमाणु अप्रसार संधि, जिसको क्या बोला जाए कि ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो इसमें बोला गया कि यह परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने, परमाणु निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ने तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यानी कि ये इस ट्रीटी का मकसद क्या है कि जो परमाणु से हथियार बनते हैं उसका हमको उपयोग नहीं करना है, उस हथियार को खत्म करना है, और साथ ही इस परमाणु का हमको शांतिपूर्ण उपयोग करना है, यानी इसका सदुपयोग करने पर यह बल देता है। तो इस तरह की बात यहाँ पे आपका NPT में बताया जाता है। और यह बोला कि यह मात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता है, मतलब जितने भी आपके यहाँ पे देखो बोला जा रहा है, यह परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा निशस्त्रीकरण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक बहुपक्षीय संधि के तहत एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता है। यानी वर्तमान में जो ये जितने हैं ना, ये सभी लागू नहीं हो पाए, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, ऐसे आपके ट्रीटी जो इम्प्लीमेंट ये सब नहीं हो पाए। केवल इम्प्लीमेंट कौन हो पाया? यही आपका NPT, जो कि आपका बाध्यकारी है, सबको मानना कंपलसरी है जो इस पर साइन करता है, ठीक है। अब बाकी जितना है वो सब इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो पाए। तो चलो देख लेते हैं इसके बाद कौन सा है आपका CTBT आया, कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके बारे में आपने जरूर न्यूज़पेपर में सुना होगा। तो देखो पता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो सभी परिवेश में सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध आरोपित करता है। अब हो सकता है कोई परमाणु टेस्ट करता हो
कोई परमाणु टेस्ट करा है छोटा मोटा किसी रिसर्च वगैरह के लिए, तो यह उस तरह के रिसर्च के लिए भी जो कि इसको प्रतिबंधित करता है, यानी कि किसी भी तरह का परमाणु विस्फोट नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात कही जा रही है। अब देखो ये आपका 1996 में आया था CTBT हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन ये अभी तक जो कि लागू नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना CTBT आपका लागू नहीं हुआ है। फिर इसके आगे देखो आपका क्या है, परमाणु हथियार निषेध संधि यानी कि आपका TPNW, ये देखो लेटेस्ट है, 2020 में इसको लागू किया गया है। यह परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी साधन है, उनके पूर्ण उन्मूलन की दिशा में अग्रसर, यानी ये आपका देखो बाइंडिंग है, जो भी देश पे इसको साइन करेगा उसके लिए यह बाइंडिंग होगा। इसने किसी भी परमाणु हथियार से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंधों का एक व्यापक समुच्चय शामिल है, यानी मिला जुला के वही परमाणु हथियार आपको नहीं बनाना है, और ये एक तरह से आपका बाइंडिंग है, और ये लेटेस्ट है 2020 में आया कौन सा, परमाणु हथियार निषेध संधि, जिसको TT ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन भी कहा जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन सी TT है जो परमाणु हथियार को के प्रसार को रोकने का काम करती हैं। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। जैसे आपका पहला आपका आया था कौन सा, परमाणु निशस्त्रीकरण, एक सेकंड यहाँ पे देखो, आपका पहला आया था आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में, फिर उसके बाद आपका था NPT 1970 में, फिर आपका CTBT, फिर उसके बाद लास्ट में परमाणु हथियार निषेध संधि। तो ये 4-5 है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे बताया जाए कि अप्रसार व्यवस्था एक्चुअली है क्या, यानी डिसअर्मामेंट क्या है। तो यहाँ पे डिसअर्मामेंट का मतलब बताया जा रहा है कि जो आपके यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि जो परमाणु हथियार है ना उसके प्रसार को रोकना है, उसके उपयोग को रोकना है। दूसरा बात यहाँ बोला जा रहा है, इसके अंतर्गत आएगा एक तो आप तो परमाणु हथियार के प्रयोग को रोक रहे हो, दूसरी बात अब जितने आपके पास परमाणु हथियार है उसको कम करना है धीरे धीरे, ठीक है, यानी निशस्त्रीकरण करना है उसका, जो भी आपके पास परमाणु हथियार पहले से उसको खत्म करना है, इस तरह की बात है। तीसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके अप्रसार व्यवस्था में कि परमाणु ऊर्जा का हमको तो प्रयोग करना है, लेकिन कैसा, शांतिपूर्ण प्रयोग करना है, इससे हम देखो एनर्जी बना सके, एनर्जी का प्रयोग कर सके, बिजली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, इस तरह का जो कि हमको परमाणु प्रयोग करना है। तो यही पूरी अप्रसार व्यवस्था है जिसमें 3 कॉन्सेप्ट है। पहला कि परमाणु प्रयोग नहीं करना है, दूसरा जो भी हथियार है उसको खत्म करना है धीरे धीरे, तीसरा है कि जो परमाणु है उसका जो सकारात्मक रूप से प्रयोग करना है, यानी एनर्जी के फॉर्म में उपयोग करना है। अब देखो यहाँ पे बोला जाए कि वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण में भारत की भूमिका क्या क्या रही है। तो देखो मतलब जो भी ये TT वगैरह आए थे उसमें भारत का क्या रवैया था, भारत ने क्या किया है, तो उसी के लिए देखो यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखो जो भी आपके ये आए ना साइन करने के लिए जो भी TT वगैरह, तो इसमें अक्सर ये बोला जाता था जिनके पास अब से जो कि न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, वो तो रख सकते हैं, लेकिन अब नए देश जो कि परीक्षण नहीं कर सकते। तो भारत ने इसका सदा से हमेशा से विरोध किया है। भारत ने बोला कि अगर देखो न्यूक्लियर परमाणु जो आपका न्यूक्लियर परमाणु है ये इसका इस तरह के हथियार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो पूरे विश्व में जितने भी देश है, चाहे फिर USA हो चाहे रसिया हो, सबके सब देश जो कि इसको जो कि निशस्त्रीकरण कर सबके सब देश जो कि मिलकर इसको समाप्त करें, उनके पास जो भी परमाणु हथियार है उसको नष्ट करें, तब जाके जो कि हम भी इसको नष्ट करेंगे। तो ये भारत की शर्त रही है हमेशा, तो इसकी वजह से भारत ने किसी भी इस तरह के संधि को साइन नहीं किया है। तो देखो जिसे बोला है कि भारत और NPT को देखोगे तो भारत ने NPT पर हस्ताक्षर का विरोध किया है। फिर उसके बाद देखो जो आपका व्यापक निशस्त्रीकरण था उसमें भी देखो बोला है कि भारत द्वारा संपूर्ण और सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव दिया, यानी जो मैंने अभी बोला कि संपूर्ण हो और सार्वभौमिक हो, ऐसा ना हो कि कोई एक, जैसे कि आपका जो NPT है वो क्या बोलता है, जो जितने यूनेस्को के 5 मेंबर जो आपके स्थायी मेंबर है 5 सदस्य, USA रसिया चीन फ्रांस, इनके पास, तो बोलता है कि इनके पास जो परमाणु हथियार है वो इनके पास रहेंगे, बाकी अन्य देश परमाणु हथियार नहीं रख सकेंगे। तो इस तरह के जो भेदभाव वाली नीति है इसका भारत ने विरोध किया है, वही यहाँ पे CTBT में बताया जा रहा है। फिर देखो बोला जाए कि भारत और CTBT में यहाँ बोला जा रहा है कि भारत ने CTBT का हस्ताक्षर नहीं किया है। और अभी देखो जो भारत और TPNW वाला जो आया था नया लेटेस्ट, तो ये बोला जाए कि यह एक सर्वसमावेशी व्यवस्था नहीं है, इसलिए भारत ने इसका विरोध किया, यानी कि इसमें देखो इसमें फिर वही कि सबको शामिल नहीं किया गया है। फिर देखो यहाँ पे एक लास्ट निशस्त्रीकरण सम्मेलन पर एकल बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण वार्ता मंच होना चाहिए, भारत का इस तरह से कहना है, यानी कि जो भी आपका निशस्त्रीकरण सम्मेलन मीटिंग वगैरह होना चाहिए उसमें देखो सभी पार्टी जो कि उसमें शामिल हो, ऐसा नहीं कि केवल 3-4 या 5 लीडर जो 5 है यूनिवर्सिटी के स्थायी मेंबर वही जो कि फैसला करे, ऐसा ना हो। तो इस तरह से भारत ने जो कि अपना विभिन्न जो संधि थे उस पर अपना रवैया दिखाया है। अब देखो यहाँ पे PT के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ आपका कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के बारे में, निशस्त्रीकरण सम्मेलन के बारे में। तो थोड़ा सा इसको समझो ये कब से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका गठन
वर्ष 1979 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकल बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में किया गया था। यानी इसका सबसे पहले गठन कब किया गया था? आपका कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट का 1979 में, ये ध्यान रखना। दूसरी बात यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि आपका वर्ष 1996 में सीटीबीटी वार्ता के समापन के पश्चात ही सीडी के संबंध में गतिरोध बना हुआ है। इस प्रकार यह वास्तविक विचार विमर्श आरंभ करने के लिए एक कार्रवाई कार्यक्रम हेतु एक आम सहमति तक नहीं पहुंच सका है। कहने का मतलब जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट की बात हो रही थी, तो यह देखो अभी तक जो कि किसी सहमति पर नहीं पहुंच सका है। इस तरह की बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि भारत का परमाणु सिद्धांत, भारत ने अपने परमाणु सिद्धांत कुछ तय किए, बताया कि हमारे परमाणु सिद्धांत इस तरह से, जो ये बताता है कि भारत जो कि परमाणु का जो कि सदुपयोग करना चाहता है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहता। देखो भारत का क्या सिद्धांत है, तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट करना, यानी कि शत्रु के मन में केवल भय उत्पन्न करने के लिए जो कि हमने परमाणु हथियारों का निर्माण किया है या उसका जो कि अनुरक्षण किया है। मतलब ये हम अटैक करने के लिए नहीं रखे हैं, बस हमारे जो शत्रु हैं, खासकर देखो जो आपका यहाँ पे पाकिस्तान, ये अगर इंडिया है, यहाँ पे इंडिया, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पे चाइना बैठा है, ठीक है। तो इन दोनों देशों के पास जो कि परमाणु हथियार है, अगर भारत के पास परमाणु हथियार नहीं होगा तो ये तो कभी भी अटैक कर सकते हैं ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है, भारत बोलता है कि हम केवल अपना जो कि शत्रु के मन में भय हो, इसके लिए जो कि परमाणु हथियार रखे हैं। फिर दूसरी बात, भारत का अगला सिद्धांत देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या? नो फर्स्ट यूज की भारत ने जो कि सिद्धांत रखा है। कहने का मतलब अगर कोई हम तब तक किसी भी परमाणु हथियार का हमला नहीं करेंगे जब तक कोई हम पे नहीं करता, अगर किसी ने हम पे वार किया तब जाके जो कि हम परमाणु हथियार का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह की बात, यानी कि भारत पहले परमाणु हथियार का परमाणु का अटैक नहीं करेगा किसी भी देश में, इस तरह की बात आपका है नो फर्स्ट यूज में। फिर देखो तीसरी बात यहाँ पर कही जाती है कि परमाणु प्रतिशोध के लिए प्रथम प्रहार व्यापक स्तर पर होगा और इसे अवांछनीय क्षति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब अगर मान लो किसी ने हमारे देश पर परमाणु हथियार से अटैक कर दिया तो इसके बाद जो इसके रिएक्शन जो हमारा अटैक होगा वो व्यापक स्तर पर होगा और इससे अनएक्सेप्टेबल जो कि डैमेज पहुंच सकता है शत्रु देशों को, ठीक है। तो इस तरह की बात, यानी कि हम जो कि उसके बाद जो भी अटैक करेंगे तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, इससे बहुत बड़े स्तर पर जो कि डैमेज देखने को मिल सकता है। फिर देखो यहाँ पे इसके एक सिद्धांत और बोला जा रहा है कि गैर परमाणु संपन्न राष्ट्रों के विरुद्ध परमाणु हथियार का प्रयोग हम नहीं करेंगे। मान के चलो जैसे कल को इंडिया और श्रीलंका का वार हो जाता है, श्रीलंका के पास देखो परमाणु हथियार नहीं है, तो इंडिया कभी भी जो कि श्रीलंका के ऊपर, इंडिया के पास भले परमाणु हथियार है लेकिन इंडिया परमाणु हथियार से श्रीलंका पे वार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये भारत का सिद्धांत है कि हम गैर परमाणु हथियार वाले देश पे जो कि परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे जैसी भी स्थिति आ जाती है। ये कुछ काफ़ी अच्छे प्रिंसिपल है जो यही दिखाता है कि भारत जो कि परमाणु हथियार, जो परमाणु है उसका जो कि सदुपयोग करना चाहता है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहता है। तो इस तरह से भारत ने अपने सिद्धांत बनाए, ये हमने काफ़ी अच्छे से देखा। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इनका ऐड है, बता रहे हैं कि कुछ और अगर आपको भारत के परमाणु सिद्धांत के बारे में जानना है तो एक इनका आर्टिकल जो आप इसको स्कैन करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण के संबंध में चुनौतियाँ। अब यहाँ से आपका मेंस का आंसर राइटिंग समझ आता है कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं अगर आपको परमाणु निशस्त्रीकरण करना है विश्व में, तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। चलो देखते हैं चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो पहला बोला जाए कि परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, तो इसलिए जो कि आपका परमाणु निशस्त्रीकरण नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के तौर पे देखो बताया, जैसे अमेरिका ने जो आपका परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल है इसको पनडुब्बियों पे जो कि सेट कर दिया है, यानी कि इसने जो को अपना परमाणु हथियार कहाँ पे, आप पनडुब्बियों पे लगा रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण हो रहा है, इससे जो कि परमाणु हथियार की कमी को चुनौती मिल रही है। दूसरी बात बोला जा रहा है कि प्रमुख शक्तियों के मध्य सामंजस्य का अभाव है, यानी जो मुख्य शक्तियां जैसे अमेरिका रसिया हो गया, अमेरिका चीन हो गया, तो इनके मध्य जो कि सामंजस्य का अभाव, इसका उदाहरण देखो हमको इस तरह से मिलता है कि जो INF ट्रीटी थी, जो आपका स्टार ट्रीटी था आपका न्यूक्लियर समझौता को लेकर USA और USSR के बीच में या फिर कह लो आप रसिया के बीच में, तो वो अब जो कि देखोगे अमेरिका जो कि इन दोनों ट्रीटी से जो कि बाहर निकल गया है, दोनों समझौते से बाहर निकल गया है। तो इससे क्या हो रहा है, यानी आपस में सामंजस्य का अभाव है, तो दोनों देश जो कि अपनी सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए और से अधिक जो कि परमाणु हथियार रखना शुरू कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे एक उदाहरण और बताया जाए, जैसे देखो JCPOA जो आपका है द जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शन एग्रीमेंट जो था, इससे देखो US से बाहर हो गया। जब US से बाहर हो गया तो इसमें से जो आपका ईरान है जिसके साथ यह समझौता हुआ था, तो ईरान देखो ईरान जो कि यूरेनियम का
संवर्धन कार्यक्रम फिर से तेजी से चला रहा है, यानी कि ईरान जो कि परमाणु हथियार बनाने की ओर काफ़ी तेजी से अग्रसर हो रहा है JCPOA से जो कि अमेरिका के बाहर निकलने की वजह से। तो इस तरह की बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि कैसे जो कि आपका देखोगे जो कि सामंजस्य के अभाव के कारण जो कि इस तरह के परमाणु हथियारों का जो कि प्रचलन बढ़ रहा है। फिर आगे देखो बोला जाएगा कि चीन की विस्तारवादी परमाणु नीति, यानी चीन देखो सब जगह की भूमि हथियाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया, जिससे आप देख लो इंडिया और चाइना का बॉर्डर अभी चल ही रहा है, टेंशन वाला माहौल काफ़ी लंबे समय से। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि चीन की विस्तारवादी परमाणु नीति, यानी चीन की विस्तारवादी जो प्रवृत्ति है उसके कारण जो कि चीन की परमाणु नीति कभी खत्म नहीं होगी। फिर देखो बोला जाए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में परमाणु सक्रियता बढ़ रही है। जैसे देखो क्वाड आ गया चीन को जो कि टैकल करने के लिए, तो क्वाड बनाया गया। तो इससे इस क्षेत्र में जो कि चीन की विस्तारवादी का सामना करने के लिए जो कि क्वाड बनाया गया, तो इससे देखो परमाणु निःशस्त्रीकरण की नीति को जारी रखना कठिन हो जा रहा है, क्योंकि देखो अब चीन भी इसके रिएक्ट में अपना जो कि परमाणु हथियार और तेजी से बढ़ाएगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये सब चुनौतियाँ हैं आपका मुख्य से क्या क्या परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण हो रहा है, और जो विभिन्न देशों के बीच में जो कि सामंजस्य का अभाव रहा है, जैसे INF स्टार्ट TTC यूएसए के बाहर निकलना, JCPOA से बाहर निकलना, जिसके रिएक्शन में ईरान जो कि अपना परमाणु हथियार बढ़ा रहा है। फिर उसके बाद दूसरी बात यहाँ बोला जाए कि चीन की विस्तारवादी नीति भी है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में परमाणु सक्रियता भी देखने को हमको मिल रही है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ वे फॉरवर्ड सुझाव बताए जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपका परमाणु निःशस्त्रीकरण करने के लिए। ठीक है, तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका मेंस का। देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो आपका सुझाव में बताया जा रहा है कि प्रमुख परमाणु शक्तियों का द्वारा उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका, यानी जो भी परमाणु शक्ति देश है वो अपनी भूमिका को उत्तरदायित्वपूर्ण निभाए। इसके लिए देखो बोला जा रहा है कि आप जो कि बिना शर्त परमाणु हथियारों का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्र नहीं होने का संकल्प लेना चाहिए। यानी कि कोई भी, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी राष्ट्र जो कि पहले अटैक नहीं करेगा। जैसे भारत का जो नीति था कि हम पहले परमाणु हथियार अटैक नहीं करेंगे, जब हमारे पे कोई परमाणु हथियार अटैक करेगा तब जाके हम परमाणु हथियार जो कि रिस्पॉन्स में जो कि अटैक करेंगे। तो ये इस तरह की जो कि संकल्पना सभी राष्ट्रों को लेनी चाहिए। इससे देखो जब हर कोई जो कि पहले अटैक करने का जो कि संकल्प ले लेगा, तो इससे क्या होगा कि इससे जो आपका परमाणु हमला है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए देखो कुछ शर्तें भी रखनी चाहिए कि अगर आप पहले अटैक करते हो तो आपके साथ ये चीज़ें जो कि विश्व स्तर पर UN द्वारा की जाएगी, ये शर्तें होनी चाहिए किसी देश ने पहले जो कि परमाणु अटैक किया। तो इस तरह का जो कि हमको प्रयोग, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए। दूसरा देखो पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों का निर्माण करना चाहिए। यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे होने चाहिए, ऐसे हैं जैसे जो सेंसिटिव है काफ़ी, जैसे आप कला को लेकर, जैसे देखो जैसे आप कला को लेकर, या फिर आपका कोई धरोहर है, या फिर कुछ जो कि बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट एरिया है, कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड वगैरह, टापू वगैरह है, कुछ इंपॉर्टेंट जो जैसे मार्ग वगैरह जैसे ऑयल का शिपमेंट वगैरह होते हैं। तो इन कुछ एरिया को जो कि परमाणु यहाँ पे कभी भी परमाणु अटैक नहीं होगा, इस तरह की जो कि विधि का प्रयोग करना चाहिए आपका UN के जरिए। इस तरह की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ ही देखो यहाँ पे बोला है कि जब इस तरह की विधि का प्रयोग होगा और उसको जो कि लागू कर दिया जाएगा, ऊपर जो हमने देखा है, तो परमाणु निःशस्त्रीकरण की ओर धीरे धीरे हमको बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से जो कि आपका परमाणु निःशस्त्रीकरण हो सकता है। आपका डायरेक्ट नहीं हो सकता, पहले हमको इसको फेज में खत्म करना होगा। पहले ऊपर 2-3 पॉइंट जो हमने देखे उसको हमको इम्प्लीमेंट करना होगा, उसके बाद जो कि परमाणु निःशस्त्रीकरण हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत का असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग, यानी इंडिया सिविल्स न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन। यहाँ पे करने मतलब यहाँ पे जो आपका परमाणु ऊर्जा है उसका देखो एनर्जी के रूप में परमाणु का प्रयोग किया जाएगा, हथियार के रूप में नहीं, उसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बारे में यहाँ पे ये आपका आर्टिकल आया है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में देखो आपका इसलिए है क्योंकि आपका जो रूस है वो जो कि इंडिया का जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसके साथ देखो मिलके आपका जो कुरनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसकी 5वीं इकाई का निर्माण आरंभ कर दिया है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो ऐप में देख रहे थे कि भारत में कहाँ पे जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि इस्टेब्लिश है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो निकल के आता है, देखो मैक्सिमम पावर प्लांट आप देखोगे तो इंडिया के वेस्टर्न साइड यानी पश्चिमी जो कि एरिया में ही इस्टेब्लिश है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका निकल कर आता है उत्तर प्रदेश में, जो कि क्या नाम है उसका, नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन है। फिर उसका आप देखो राजस्थान में आपका है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। फिर गुजरात में आपका है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है। फिर उसके बाद आप देखो महाराष्ट्र में आपका है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है। फिर कर्नाटक में आपका है कैगा जो कि पावर स्टेशन है। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे तमिलनाडु में आपको एक मिलेगा
कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जिसके बारे में जो कि न्यूज़ में भी था। और आपका जो मद्रास में भी, यानी तमिलनाडु में ही मद्रास में देखो देखने को मिला क्या आपका मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। तो इस तरह से हमने मैप में देखा कहाँ कहाँ पे हमारे जो कि पावर स्टेशन है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपका नॉर्थ ईस्ट में कोई इस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, ये ध्यान रखना। और आपका जम्मू कश्मीर के एरिया में भी कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। हो सकता है कल को प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सके स्टेटमेंट में, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं इसके बारे में बोला जा रहा है, इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि भारत की परमाणु ऊर्जा संरचना के बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ पे बताई जा रही है, कुछ फैक्ट की बातें। तो देखो बोला जा रहा है वर्तमान में भारत के 14 देशों के साथ असैन्य परमाणु समझौते हैं। इनमें देखो मुख्य रूप से कौन कौन से 14 देश है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रूस, दक्षिणी कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और वियतनाम। मतलब ये 14 ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत के जो कि परमाणु ऊर्जा के बारे में समझौता किया गया है। अब देखो यहाँ बोला है कि ये जो समझौते किए गए हैं ना, ये एनपीटी पे भारत के साइन करने के, भारत ने साइन नहीं किया, फिर भी जो कि इस तरह के समझौते हमको देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो एनपीटी का रूल है कि आप जो कि परमाणु ऊर्जा तब तक जो कि किसी और को सप्लाई नहीं करोगे जब तक वो देश जो कि एनपीटी पे साइन नहीं करता। यानी कि अगर कोई देश एनपीटी पे साइन किया है तो उसी को परमाणु ऊर्जा का जो कि साझा किया जाएगा, टेक्नोलॉजी दिया जाएगा, और किसी देश को नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारत ने एनपीटी को साइन नहीं किया है, फिर भी ये 14 देशों के साथ भारत का जो कि आपका परमाणु ऊर्जा के संबंध में जो कि साझा या फिर कह लो एग्रीमेंट वगैरह देखने को मिलता है। तो अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस समझौते का केंद्रीय सिद्धांत क्या है, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उद्देश्य। क्योंकि यहाँ पर देखो परमाणु हथियार हम इससे नहीं बना रहे, हम क्या करें, इसका शांतिपूर्ण उद्देश्य कैसे, इससे जो कि हम बिजली यानी कि ऊर्जा जो कि उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस तरह से जो कि इसका प्रयोग किया जाएगा। और देखो किस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा, जैसे बोला जाए कि रिसर्च वगैरह में हम जो कि परमाणु का प्रयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में, चिकित्सा में, कृषि में, उद्योग में, सूचना इंफॉर्मेशन वगैरह, नाभिकीय पदार्थ वगैरह हो गया। तो इन सब चीज़ में जो कि इसका प्रयोग किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर बताया गया कि जो आपका नेचुरल यूरेनियम होता है, यानी आपका प्राकृतिक यूरेनियम होता है, उससे जो कि बिजली बनाई जाती है। अब ये कैसे बनाई जाती है, ये प्रोसेस काफ़ी जो कि जटिल है, तो इस पर हम उतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे किसी काम का उतना है नहीं। फिर अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट बताई जा रही है यहाँ पे कि भारत ने वर्ष 1958 में पोखरण के दूसरे दौर के उपरांत परमाणु परीक्षण करने पर स्वस्थगन, यानी दूसरे शब्दों में कहे तो भारत का कहना है कि वह अब परमाणु परीक्षण नहीं करेगा का पालन किया है। कहने का मतलब कि भारत ने 1998 में जो पोखरण 2 का परीक्षण किया था उसके बाद से जो कि उसने प्रण ले लिया कि अब हम कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, और तब से जो कि अब तक भारत ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है एनएसजी के बारे में बताया जा रहा है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है। यह देखो इसकी स्थापना वर्ष 1974 में भारत द्वारा किए गए सफल परमाणु परीक्षा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या पोखरण 1 के परिणाम स्वरूप की गई थी। यानी आपका एनएसजी कब आया था, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, जिसका उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, या फिर जिसको क्या बोला जा रहा है पोखरण 1। तो पोखरण 1 जब परीक्षण हुआ था परमाणु का, तब जो कि एनएसजी ग्रुप आपको बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था ताकि और देश जो कि परमाणु हथियार का प्रयोग या परमाणु हथियार का प्रयोग ना कर सके, ठीक है। अब देखो बोला जाए कि एनएसजी का जो कि भारत मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब देखो यहाँ से मेंस का पॉइंट आपको सामने आता है कि यहाँ बोला है कि परमाणु ऊर्जा के सहयोग में संलग्न होने की क्या आवश्यकता है, मतलब क्यों परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करना चाहते हैं, क्यों परमाणु ऊर्जा हमको चाहिए, उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखो इससे बोला जाए कि ऊर्जा का सतत दोहन हो सकता है। यानी कि यहाँ पे आपको बोला जो आपका परमाणु ऊर्जा है उससे देखो थोड़े से परमाणु ऊर्जा से आप जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि एनर्जी जो कि चैनलाइज कर सकते हो, तो इससे देखोगे ऊर्जा का जो कि सतत दोहन हम कर सकते हैं। दूसरी बात इससे क्या होगा कि विशेषज्ञता का साझाकरण होगा। यानी कि अगर हम देखो किसी देश के साथ जुड़ के, जैसे वो ऊपर देखे थे 14 देशों के साथ जो कि इस तरह से पावर प्लांट वगैरह लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा टेक्नोलॉजी का देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का, मानव संसाधन विकास का, तो इन सभी का जो कि देखोगे आदान प्रदान होगा, जिससे देखो जो आपका सूचना का, इन्फॉर्मेशन का एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर वगैरह देखने को मिलेगा। थर्ड बात क्या बोला है कि ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी। कहने मतलब जो आपका परमाणु रिएक्टर है ना, उससे देखो जो आपका जैसे हमारा जो ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, तो हमारा कितना सारा जो कि डॉलर जो कि विदेशों में चला जाता है ना। तो इससे क्या होगा, अगर परमाणु ऊर्जा होगा तो इससे हमको ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होगी, तो यानी ऊर्जा क्षमता में हमारी वृद्धि होगी। फिर नेक्स्ट बोला है कि स्वच्छ ऊर्जा की पूर्ति होगी। अब देखो जो ऑयल से या फिर कोल से जो हम जो कि बिजली पैदा करते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा जो कि पोल्यूशन होता है, लेकिन जो आपका एटॉमिक एनर्जी है इससे जो कि पोल्यूशन नहीं होता है।
है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ बात बताई जा रही है कि भारत वर्तमान में देखो 22 परमाणु रिएक्टरों का परिचालन कर रहा है, जिससे लगभग देखोगे लगभग 7000 मेगावाट यानी 6780 लगभग 7000 मेगावाट की पूर्ति हो रही है। यह देखो पूरे जितना भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसका लगभग 2% के आसपास है, 1.97 यानी लगभग 2% एनर्जी हम जो कि परमाणु ऊर्जा से जो कि उत्पन्न करते हैं। तो ये कुछ डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको जरूर नोट करिएगा। और दूसरी बात देखो यहाँ पे बोला जाए कि हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो कि इस तरह के परमाणु ऊर्जा का प्रयोग हमको करना है। कैसे, यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि देशों की सहभागिता सुनिश्चित करती है कि नई परमाणु ऊर्जा पहल रक्षा, सुरक्षा और अप्रसार के उच्चतम मानकों को पूरा करती है। देखो जब विभिन्न देश आपस में जुड़े रहेंगे तो जो परमाणु ऊर्जा है उसका देखो सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कुछ जो कि एक बैलेंस बना रहता है। तो इससे जो को देखो आपका जो सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होगी। तो इस तरह की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। देखो इसी के लिए देखो बताया जा रहा है, उदाहरण के लिए यहाँ बोला जाए कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन यानी IFNEC का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए उन्नत परमाणु ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों के विकास तथा परिनियोजन का तीव्रता लाना है। कहने मतलब एक आपका इस तरह का कोई कोऑपरेशन भी बनाया गया है IFNEC टाइप का, जो कि क्या करता है, ये देखता है कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग जो कि सकारात्मक हो, इससे परमाणु हथियार ना बने, इस तरह की बात करता है आपका ये IFNEC। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ बोला है कि परमाणु ऊर्जा के प्रसार में या फिर उसके प्रयोग में चुनौतियाँ क्या क्या है भारत में। तो इसको देखो चुनौतियाँ दो तरह से बताया जा रहा है कि एक वैश्विक चुनौतियाँ है, एक घरेलू चुनौतियाँ है। तो वैश्विक चुनौतियाँ क्या है, वही कि भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए जो कि भारत का विरोध होता है कि भारत को जो कि इस तरह के जो कि परमाणु टेक्नोलॉजी वगैरह जो कि साझा न किया जाए। खासकर देखो चाइना जो आपका चीन है वो जो कि बार बार जो कि इस पर जो कि चीन ने NSG में भारत के शामिल होने का सख्त विरोध व्यक्त किया है, क्योंकि भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया, यानी कि चीन बार बार जो कि यूएनएससी में जो कि इस तरह की बातें उठाता रहता है। अब देखो घरेलू चुनौतियाँ क्या है, घरेलू चुनौतियों में देखो बताया जा रहा है कि परमाणु सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के कारण घरेलू स्तर पर भी विरोध हुआ है। कैसा घरेलू स्तर पर विरोध हो रहा है, किस आधार पे, तो बोला जाए कि जो देखो कई पावर प्लांट स्थापित हो रहा है तो उससे वहाँ अगर बीच में नदी जा रही है तो वहाँ पे देखो नदियों को मोड़ दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो नदी का पानी इधर जा रहा था अब इधर जाके इधर आ गया या फिर इधर डाइवर्ट हो गया, तो यहाँ जो नदी का पानी मिला था वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ के लोग जो कि इसका विरोध करते हैं इसी वजह से। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा देखो पर्यावरण क्षरण भी देखने को मिलता है। तीसरी बात की भूमि अधिग्रहण, यानी कि लोगों की भूमि भी ले ली जाती है कहीं भी न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होता है। तो इससे लिए जो देखोगे तो जो कि जनता है वो विरोध करती है। यहाँ पे उदाहरण के देखो बताया जा रहा है कि जो आपका महाराष्ट्र में जैतपुरा विद्युत संयंत्र का इस आधार पर विरोध किया गया था कि इससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील लगभग 938 हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाएगी, इसलिए जो कि आपका जैतपुरा विद्युत संयंत्र का महाराष्ट्र में विरोध हो रहा था। तो इस तरह से विरोध जो कि पावर प्लांट का, न्यूक्लियर पावर प्लांट का हमारे देश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है चुनौती में कि परमाणु दायित्व से संबंधित मुद्दे, जैसे भोपाल गैस त्रासदी एक आपका कांड हो गया था जिसके कारण बहुत से लोगों की जान चली गई थी। तो इसलिए बोला जाए कि अगर जो कि उत्तरदायित्व अच्छे से नहीं होगा तो इसी वजह से जो लोग हैं, पब्लिक के घरेलू लोग हैं, वो जो कि इसका विरोध करते रहते हैं कि इससे इस तरह की संभावनाएं बनी हो सकती है, बहुत से लोगों की जान जा सकती है। अब देखो इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, तो इसकी बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो पहली बात बोला है कि वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाना। अगर देखो भारत जो आपका परमाणु ऊर्जा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके संबंध जो कि वैश्विक लीडर के रूप में अगर सामने आता है तो इससे देखो काफ़ी जो कि सहयोग मिलेगा भारत को वैश्विक स्तर पर भी, घरेलू स्तर पर भी, जिससे इसका भारत का विरोध नहीं किया जा सकेगा। इसके बोला जाएगा कि वैश्विक चिंताओं को संबोधित करना। वैश्विक चिंताओं को यानी कि ये जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है इससे क्या क्या खतरे हैं, इन सभी जो खतरे हैं या फिर जो चिंताएं हैं लोगों की, उन सभी को दूर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो वो ना सिर्फ वैश्विक स्तर बल्कि घरेलू जो चिंताएं हैं उनको भी दूर करने के प्रयास करना चाहिए, तभी जो कि हम इसको जो कि सफल कर सकते हैं। फिर आगे देखो बोला जाए कि परमाणु दायित्व सुनिश्चित करना। बिल्कुल, जहाँ पे अगर पावर प्लांट लग रहा है तो वहाँ पे पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल जो कि उस देश को होना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखो कि सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी देखो यहाँ बोला जाए कि पर्यावरण की जो सुरक्षा हो सके, जल संतुलन बना रहे, अपशिष्ट प्रबंधन पड़ा जाए। देखो जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है उसका भी अच्छे से प्रबंधन होना चाहिए, तभी जो कि पर्यावरण संरक्षण होगा। तो इन सब जो चीज़ें हैं इन सब का भी जो कि प्रॉपर जो कि
प्लान के थ्रू जो कि करना चाहिए। तब उदाहरण के तौर पर जैसे बताया जाए यहाँ पे देखो पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं हम, जहाँ पावर प्लांट है तो वहाँ पे हमको पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे पर्यावरण का कितना इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, फिर इसके अलावा देखो यहाँ बोला जा रहा है कि इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा तैयार की गई आपातकालीन योजनाओं को जनता के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इन योजनाओं को बार बार संशोधित किया जाना चाहिए तथा पुलिस के साथ मिलकर प्रशिक्षण अभ्यास भी किया जाना चाहिए। अगर मान लो कभी कोई परमाणु रिएक्टर परमाणु पावर प्लांट से जो कि कोई मतलब कि नुकसान हो गया, क्षति हो गया, तो इसके संबंध में आपातकालीन जो योजनाएं है वो जनता को पता होनी चाहिए कि किस तरह की आपातकालीन योजनाएं जो कि कर सकते हैं, और जो इसके संबंध जो पुलिस है उसको भी प्रॉपर जो कि ट्रेनिंग वगैरह देना चाहिए। तो इस तरह से जो कि हम इन सभी समस्याओं को कम कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, SCO के संबंध में। इसको हम लोग कल देखेंगे, काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।